से वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज चल रही है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स फ़िलहाल कवर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर बुक है इसकी खासियत ये है कि ये इसमें क्वेश्चन के बाद काफ़ी अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन मिलता है आपको, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है टैक्सेशन। टैक्सेशन, देखिए, टैक्सेशन अगर किसी भी देश की बात करें तो वहाँ का मेन जो है इनकम का सोर्स होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, सरकार पैसा कहाँ से लेके आएगी? जब आपसे या हमसे अगर टैक्स कलेक्ट करेगी या फिर कॉरपोरेट से टैक्स कलेक्ट करेगी, तो उस सरकार के लिए मेन इनकम का सोर्स हो जाता है। हालांकि और भी सोर्सेज होते हैं, नॉन टैक्स इनकम भी आता है सरकार के पास, बट मेन सोर्स टैक्सेशन जो है सरकार का होता है। पहला सवाल देखेंगे। इससे पहले बता दूं कि चैनल पे नए हो और नहीं सब्सक्राइब कर रखा है, लगातार ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सर्दी बहुत है, ठीक है, सर्दी में अपना भी ख्याल रखें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल नॉट इंक्रीज अ नेशंस वेल्थ? नेशंस वेल्थ किस मेजर से नहीं बढ़ेगा? ठीक है, पहला क्वेश्चन है और पहला ऑप्शन देखते हैं। इन्वेस्टिंग इन न्यू कंपनीज। अगर कोई गवर्नमेंट है एक मेजर लेती है कि नई कंपनियों में इन्वेस्ट करे, तो उससे तो ऑफ कोर्स उसका नेशन का वेल्थ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नई कंपनियां आएंगी, प्रोडक्शन करेंगी तो उससे कहीं ना कहीं जीडीपी बढ़ेगा, तो नेशनल वेल्थ भी बढ़ेगा। बिल्कुल सही है। तो ये तो ऐसा हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि नॉट पूछा है। अगला ऑप्शन कहता है कि इंक्रीजिंग इफिशियंसी ऑफ फैक्ट्रीज। अगर फैक्ट्रीज की इफिशियंसी बढ़ाओगे तो क्या होगा? अगेन प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपकी जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं जीडीपी क्या होता है। एक देश की बाउंड्री के अंदर जितनी भी वैल्यू आप ऐड कर दो, जितने भी प्रोडक्शन हुए हैं, चाहे सर्विसेज की, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन पे, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग इफिशियंसी, अगर फैक्ट्री होती है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वहाँ का नेशन का वेल्थ बढ़ेगा। तीसरा कहता है कि कन्वर्टिंग ग्रासलैंड इनटू ऑर्कार्ड्स। अगर आप ग्रासलैंड कोई है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घास है, उस घास की तो कोई इकोनॉमिक वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। ऑफ कोर्स इन्वायरमेंटल वैल्यू हो सकती है, बट इकोनॉमिक टर्म्स में उसकी वैल्यू नहीं है। उसको आपने ऑर्कार्ड्स बना दिया, तो वहाँ से अब जो भी फल फ्रूट्स आ रहा है उससे क्या आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा, इकोनॉमिक गेन होगा, तो नेशन का वेल्थ बढ़ेगा। नेक्स्ट कहता है कि बाई रीडिस्ट्रीब्यूटिंग टैक्सेस ऑन सब्सिडीज़। इससे नेशन का जो है वेल्थ बढ़ेगा नहीं, इससे कम होगा। कैसे? मान लीजिए सरकार पहले क्या करती थी, 100 रुपये टैक्स कलेक्ट करती थी, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, ये ज़्यादा है अमाउंट, ऑफ कोर्स हो सकता है 100 करोड़, 1000 करोड़, जो भी है। तो मान लो कि पहले 100 रुपये सरकार जो है टैक्स कलेक्ट करती थी। अब इसको पहले वो सब्सिडी में यूज नहीं करती थी, अब इसको इसने मान लो कि वीकर सेक्शन के ऊपर सब्सिडी पे दे दिया कि भाई सब्सिडाइज रेट पे, जैसे होता है ना कि आपको अनाज मिलता है, बहुत सारी स्कीम है, तो वो सब में आपने खर्चा कर दिया। तो नेशन का मेन इनकम तो टैक्स था, अब उसको उसने सब्सिडी पे यूज कर लिया, तो उसका जो है इनकम कम हुआ, है ना, सरकार के पास पैसा कम हुआ, तो नेशन का वेल्थ घटा कि बढ़ा? घटेगा। तो आंसर होगा हमारा डी। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है टैक्सेस का इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी विल नॉट इंक्रीज द वेल्थ ऑफ नेशन। ऑफ कोर्स, जैसा कि एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया कि सरकार का तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स है पैसे आने का, बिकॉज द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इज टैक्स। यहाँ पे कहा भी गया है ये बात कि मेन सोर्स जो है सरकार का वो टैक्स ही है, वाइल सब्सिडी तो सरकार के पास से पैसा जाने की चीज़ है। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देने लगेंगे जैसे कि सब्सिडाइज रेट पे आप अगर इलेक्ट्रिसिटी देते हो, कोई भी चीज़ देते हो, तो यानी कि आपके पैसा आप खाली कर रहे हो एज ए नेशन। तो इससे क्या होता है, वेल्थ जो है वो जाता है, ड्रेन होता है नेशन का ड्रेन होता है वेल्थ का। अगला सवाल देखेंगे। Among the following taxes, which one is not a direct tax in India? देखिए, टैक्सेस हमारे नेशन में कहीं भी देखा जाए तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि आपकी सैलरी आती है, जो इनकम टैक्स आप देते हो वो एक डायरेक्ट टैक्स है। जो इनकम टैक्स आप देते हो वो एक डायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है। यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स के नेचर ये है कि आप डायरेक्टली आपसे काट लिया जाता है।
जिससे लिया जाता है उसी को दर्द होता है इसकी खास बात है कि जिससे लिया जाता है उसी को दर्द होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे आपने कुछ खरीदा, कोई सर्विस ली, तो आप देखते हो ना उसमें पहले तो वैट हुआ करता था, अब CGST लगती है, GST लगती है। तो वो क्या है, वो आप डायरेक्टली सरकार को नहीं दे रहे हो, आपने उस पर्टिकुलर बंदे से सर्विस ली, उसको दिया पैसा और वहाँ से फिर वो कटेगा, जाएगा सरकार के खाते में, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो GST तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो डायरेक्ट टैक्स नहीं है, आंसर यही होगा। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है क्योंकि आपसे डायरेक्ट लिया जाता है। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स ये लिया जाता है कंपनियों से लिया जाता है, तो ये भी एक डायरेक्ट टैक्स है। और कॉरपोरेशन टैक्स भी कॉरपोरेट सेक्टर से लिया जाता है, ये भी एक डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का इसमें एग्जाम्पल एक ही है जो कि है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलिए अगला सवाल देखेंगे, इसको लाता हूँ इधर, ठीक है। अगर ये फेस वाली वीडियो आपको पसंद आ रही है तो बता देना, नहीं आ रही है तो मुझे कोई शौक ऐसा मुझे बहुत मतलब इतना मैं वो कैमरा जेनिक नहीं हूँ तो बट हो सकता है कि एक मतलब कम्युनिकेशन स्किल जनरेट होती है, इससे आपको पढ़ने में मज़ा आए तो बता देना जो भी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, GST इज नॉट अप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज। GST दोस्तों पहले वैल्यू एडेड टैक्स हुआ करता था, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको कंबाइन करके GST लाया गया था, ठीक है। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको कंबाइन करके GST लाया गया था। तो GST के बारे में कह रहा है कि GST इज़ नॉट अप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज। GST नहीं अप्लीकेबल होती है दोस्तों इसमें अल्कोहल के ऊपर। अल्कोहल के ऊपर कोई भी गुड्स एंड मतलब इसको बाहर ही रखा गया, अभी तक बाहर रखा गया है, जो कि एक मुद्दा है, काफ़ी ज़्यादा डिबेट होता है कि अल्कोहल तो यार ऐसी चीज़ है जिस पे तो खूब बढ़ा चढ़ा के GST लगा देना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं लगाया जा रहा। तो एक डिबेटेबल टॉपिक है, अभी तक इसको बाहर रखा गया, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, टोबैको को, अल्कोहल को, ये सबको बाहर रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैज़ नॉट बीन सबसम्ड बाई GST। GST में कौन सा टैक्स नहीं आता है पूछा गया है। तो STT जो है दोस्तों, STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, ये सेबी के द्वारा चार्ज किया जाता है। होता क्या है कि आप जब स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में आप घुसते हो और वहाँ पे आप ट्रांजैक्शन करते हो, सपोज आपने SBI के शेयर ले लिए, कितने शेयर ले लिए, मान लीजिए कि 5,000 रुपये का शेयर खरीद लिया, तो आप इस वैल्यू पे कुछ टैक्स दोगे, वो टैक्स को कहलाता है STT टैक्स। और STT जो होता है एक डायरेक्ट टैक्स है, GST का पार्ट नहीं है। सो GST बिल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2014, पहली बार लाया गया था 2014 में, बट पास नहीं हो पाया था। फाइनली इसको अप्रूवल मिला 2016 में, और ये अप्रूवल मिला था 101वां अमेंडमेंट लाके, क्योंकि GST लाना बहुत बड़ी बात नहीं थी, उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज भी करना था, इसके लिए 101वां अमेंडमेंट लाया गया। इट इज़ वैल्यू एडेड टैक्स levied on the goods and services sold for domestic consumption. टैक्सेस विच सबसम्ड अंडर द GST आर, सेंट्रल टैक्स को इंक्लूड किया गया GST के अंदर। इसके अंदर एंट्री टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, टेरिटरी टैक्स है, ये सारी चीज़ें हैं। बट इसमें जो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं है। जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है इट इज़ ए डायरेक्ट टैक्स। मैंने बताया ना कि डायरेक्ट टैक्स है, जब आप सिक्योरिटी खरीदते हो, कैपिटल मार्केट में कुछ कोई चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, तो डायरेक्टली आपके अकाउंट से काट लिया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। Who among the following serves as the chairperson of the GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का चेयरपर्सन कौन होता है GST काउंसिल का। ये सवाल स्टार लगा लो, ये बार बार पूछा गया सवाल है और आगे भी आपके एग्जाम में आने के इसके बहुत हाई चांस है, बहुत हाई चांस है। तो देखिए, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो इंडिया के होते हैं, वही GST काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, चेयर करते हैं। चेयरमैन का मतलब कि जब भी मीटिंग होगी तो उसमें चेयरपर्सन तो होगा ही, जो जिसके अधीन वो कार्रवाई की जाएगी, वो बैठते हैं चेयरमैन के तौर पे, चेयरपर्सन के तौर पे। और GST काउंसिल में स्टेट के CM पार्टिसिपेट करते हैं, सारे स्टेट के, ठीक है। तो GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है फॉर होल कंट्री बेस्ड ऑन द वन नेशन वन टैक्स के तर्ज पे इसको लाया गया कि भाई एक देश एक कर, इस तर्ज पे लाया गया था। वन नेशन वन सब ग्रिड, बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन करके, टू मेक इंडिया यूनिफाइड जनरल मार्केट,
कि भाई इतने सारे टैक्स क्यों, यूनिफाई करके एक टैक्स लाओ। और अच्छी चीज़ है, शुरू में लाया गया था तो इसके इल इफेक्ट्स बहुत दिखाया गया कि भाई स्टेट को लॉस होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन अभी सबको फायदा हो रहा है इससे। जीएसटी काउंसिल जो है ये इसलिए लाया गया कि कहीं ना कहीं अगर मान लो कि स्टेट को कोई दिक्कत होती है तो बार बार मीटिंग हो जाए, डिसीजन जो होता है जीएसटी काउंसिल के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ लाई गई थी कि भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा मिलेगा, कोई दिक्कत आ रही है स्टेट्स को तो वो मतलब बैठ के बातचीत हो सकती है। सो जीएसटी काउंसिल गवर्न जीएसटी अंडर द आर्टिकल 279(1). द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ दिस काउंसिल। फ्रांस ऐसी पहली कंट्री थी जहाँ पे जीएसटी वे बैक 1954 में ही इंट्रोड्यूस हो गया था। तो कई बार सवाल आता है कि कौन सा देश था पहला जहाँ पे जीएसटी पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आंसर होता है उसका फ्रांस। सवाल आ ही गया, देख सकते हो। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अभी बताया था, आंसर होगा फ्रांस। कब? 1954 में। ये ईयर याद रखना, कई बार ईयर पूछ लेता है। सुगम टैक्स इज रिलेटेड टू व्हाट? सुगम टैक्स जो है, सुगम टैक्स एक इनकम टैक्स है। सुगम टैक्स जो है इनकम टैक्स को ही बोलते हैं। तो सुगम टैक्स इज व्हाट? सुगम टैक्स इज इनकम टैक्स। अगला सवाल देखते हैं। पैरेलल इकोनॉमी इमर्जेस ड्यू टू व्हाट? देखिए तो होता क्या है, जब ब्लैक मार्केटिंग होती है, ब्लैक मनी आता है मार्केट में, तो वो पैसा तो आपकी इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, क्योंकि टैक्स सिस्टम से वो बाहर हो जाता है। टैक्स सिस्टम से बाहर बहुत सारा पैसा है, तो वो एक तरीके से वो इतना पैसा है कि पैरेलल इकोनॉमी बन जाती है कि वो अलग ही चल रहा है, आप अलग ही चल रहे हो। तो टैक्स इवेशन, टैक्स की चोरी की वजह से जो है पैरेलल इकोनॉमी बनती है, यानी कि ब्लैक मनी। सो पैरेलल इकोनॉमी, दैट इज ब्लैक इकोनॉमी भी बोलते हैं, इंडिकेट्स द फंक्शनिंग ऑफ एन अनसैंक्शनड सेक्टर। ठीक है, जो कि मतलब सरकार का सैंक्शन नहीं है, अनसैंक्शनड है और मतलब अनऑथराइज तरीके से काम कर रही है। और मेजर कंट्रीब्यूटरी जो होते हैं इकोनॉमी में वो ब्लैक मनी होता है, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टैक्स बचाने के चक्कर में पैसे को शो ही नहीं करेंगे। ठीक है, कैश में डील करेंगे, उसको चैनल में लाएंगे ही नहीं। समवन एक्वायर्स एज बाई मीन्स ऑफ दैट इन्वॉल्व्स टैक्स इवेशन, टैक्स की चोरी करते हैं। इट इज़ दैट इनकम फ्रॉम द इलीगल एक्टिविटीज़ दैट इज़ नॉट रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट फॉर द टैक्स पर्पसेस। टैक्स पर्पसेस के लिए इसको बताया ही नहीं गया सरकार को, तो सरकार को पता ही नहीं है पैसा, और ये पैसा इतना बड़ा हो जाता है कई बार कि पैरेलल इकोनॉमी बन जाती है। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, इसमें से ट्रू चुनना है। तो पहला देखते हैं। द इम्पोजिशन ऑफ यूनिट टैक्स शिफ्ट्स द डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म टू द लेफ्ट। एक्चुअली गलत है, ये राइट में शिफ्ट करता है ना कि लेफ्ट में, एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं। द इम्पोजिशन ऑफ यूनिट टैक्स शिफ्ट्स द सप्लाई कर्व फ्रॉम फर्म टू राइट। एक्चुअली राइट में नहीं, ये शायद आप शिफ्ट द सप्लाई, हाँ ये भी राइट में नहीं करता है। द इम्पोजिशन ऑफ यूनिट टैक्स शिफ्ट द सप्लाई कर्व ऑफ फ्रॉम लेफ्ट, ये सही है दोस्तों, ये सही है। सो यूनिट टैक्स जो होता है, इट मे बी डिफाइंड एज द टैक्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट एज पर द यूनिट स्केल ऑफ आउटपुट, कि कितनी यूनिट जो है एक कोई फॉर्म है वो जनरेट कर रहा है, उसके बेसिस पे टैक्स लगाया जाता है सरकार के द्वारा। द इम्पोजिशन ऑफ यूनिट टैक्स शिफ्ट्स द मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ द फॉर्म अपवर्ड की तरफ ये ले जाता है। And after in supply curve will shift to the left, the firm will not supply lesser unit of output। अगला सवाल देखते हैं। इंटरटेनमेंट टैक्स जो होता है, इंटरटेनमेंट टैक्स जो होता है सिनेमा पे लिया जाता है कई बार, इज पेड बाय हुम, कौन देता है इसको? तो भैया ये ऑडियंस देती है। आप जाते हो ना तो कभी सिनेमा हॉल का टिकट देखना, उसमें आपको इंटरटेनमेंट टैक्स नीचे लिखा रहता है, वो आप ही से वसूला जाता है, कोई और नहीं देता है उसको, तो आप ही देते हो उसको, ऑडियंस ही देती है। इंटरटेनमेंट टैक्स इज वन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन इंटरटेनमेंट एस्पेक्ट पेड बाय ऑडियंस हु वॉच दोज एस्पेक्ट। अगला सवाल देखते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो होता है किसी भी देश में कैन बी ब्रॉट अबाउट थ्रू व्हाट? देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है दोस्तों कि देखिए होता क्या है कि किसी देश में मान लो कि 100 रुपये का इनकम जनरेट हुआ एक साल में, जीडीपी के तौर पे मान लो देखते हैं, तो ये तो डेफिनेटली 100 रुपया हुआ। ये 100 रुपया क्या कितने लोगों में बटा वो देखा जाएगा। मान लो कि किसी देश में 100 लोग थे, तो वो क्या 100 में बराबर बटा, एक एक रुपये बटा क्या? तो ऐसा होता नहीं है जनरली, हमारे देश में तो और नहीं होता है। 10% लोग जो है ना टॉप वाले, वो 90% पैसा ले जाते हैं इनकम में से। तो इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है हमारे में। तो उसका एक अच्छा मेथड है कि भाई आप ऐसा
टैक्सेशन सिस्टम लाओ कि जो ज़्यादा कमाता है उससे ज़्यादा टैक्स लो। हालांकि ये इथिकली सही नहीं है कि भाई उसकी क्या गलती है जो ज़्यादा कमाता है उससे टैक्स ज़्यादा क्यों लिया जाए, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि भाई हो सकता है कि ऐसी उसकी सिचुएशन है कि भाई ज़्यादा कमाता है तो क्या बाकी लोग बिल्कुल गरीब रहे, नहीं, उससे क्या है इतना टैक्स लो कि उसका जो कुछ पोर्शन है, तो होता क्या है कि 30% 40% भी टैक्स कई बार लिया जाता है। इससे क्या होता है कि वो पैसा फिर सब्सिडी के तौर में या फिर सोशल वीकर सेक्शन को बहुत सारे हेल्प के थ्रू सरकार रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहते हैं। तो ये कैसे होता है, ये होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद द प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। कैसे बताता हूँ। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और रिग्रेसिव टैक्सेशन दो तरीके के टैक्सेशन होते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में क्या होता है कि जो बंदा ए है, मान लो वो ज़्यादा कमा रहा है, मान लो कि इसने 100 करोड़ रुपए कमाया, तो इससे जो है ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में होता है। रिग्रेसिव में क्या होता है कि जो कम कमाता है उसको पनिश किया जाता है, उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। बट हमारे यहाँ क्या फॉलो होता है, हमारे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम फॉलो होता है। साथ में सरकार अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कर रही है, ज़्यादा पैसा ले रही है किसी से, तो उसे खर्च भी करना है ज़्यादा। किसके ऊपर? सोशल सेक्टर के ऊपर, वीकर सेक्शन के ऊपर ये खर्च करना पड़ेगा। अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 195वां कहता है कि व्हाट विल यू कॉल ए सिस्टम ऑफ टैक्सेशन अंडर विच द पुअरर सेक्शन आर टैक्स्ड एट हायर रेट्स देन रिचर सेक्शन। इसको रिग्रेसिव बोलते हैं। मैंने बताया ना कि अगर पनिश किया जाए कि भाई कम कमाने वाले से ज़्यादा टैक्स लूँगा, सरकार कई बार पनिश करती है। बहुत सारी ऐसी कंट्रियाँ हैं जहाँ पे रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, वहाँ पे जो ज़्यादा कमाता है उसको कम टैक्स लिया जाता है, तो वो प्रमोट होता है, वो और फील करता है कि भाई और कमाना चाहिए। और वही अगर वीकर सेक्शन को या फिर पुअर को अगर ज़्यादा टैक्स लोगे तो वो डरेगा, अगली बार से ज़्यादा कोशिश करेगा कमाने का। तो इस तरीके के सिस्टम को कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। देखिए मैंने बताया था कि एक तो होता है प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स और एक होता है रिग्रेसिव टैक्स। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं। प्रोपोर्शनल टैक्स जो होता है वहाँ पे एक बैलेंस बनाया जाता है। व्हेन द रेट ऑफ टैक्स रिमेन्स कांस्टेंट दो द इनकम चेंजेस। चाहे किसी का कितना भी इनकम हो, कोई मान लो कि 1000 करोड़ ही क्यों ना कमा रहा हो, उससे अगर 5% लिया जाएगा तो सबसे 5% लिया जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। टैक्स वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द चेंज इन इनकम। भाई इनकम के प्रोपोर्शन में चेंज होगा ये, ऐसा नहीं कि कोई स्लैब नहीं बनाया जाएगा। प्रोग्रेसिव में जैसा मैंने बताया कि ज़्यादा जो कमाता है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, वही पैसा उसको फर्दर उस जो कि ज़्यादा पैसा लिया गया है उस पैसे को सरकार क्या करती है, वीकर सेक्शन पे खर्च कर देती है। रिग्रेसिव टैक्स में मैंने बताया था कि पुअर को इसमें पनिश किया जाता है और रिचर को उसमें कम टैक्स लिया जाता है। तो इसमें देखिए व्हेन द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज एज द टैक्स बेस ऑफ इनकम इंक्रीजेज। जो ज़्यादा कमाता है उससे कम टैक्स और जो कम कमाता है उससे ज़्यादा टैक्स। डीग्रेसिव सिस्टम भी होता है। इसमें क्या होता है, दीज आर माइल्डली प्रोग्रेसिव होता है, ये थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होता है, हेंस नॉट वेरी स्टीप, कि मतलब वो जो ज़्यादा कमा रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा करके टैक्स उसका बढ़ेगा, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो इसको बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्स। तो इस तरीके से टैक्सेशन सिस्टम है। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स सिस्टम विल हेल्प टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ इन इंडिया। भारत में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। जो 10% लोग हैं, जो 10% लोग हैं वो 90% पैसा होल्ड करके बैठा है। और एक और बात बताता हूँ, 1% के आसपास जो लोग हैं वो लगभग 50% पैसा होल्ड करके बैठा है। तो यार सोच सकते हो कि गरीबों की क्या हालत होगी। तो ऐसे देश में, ऐसे कंट्री में जहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम ही काम करता है, अच्छा काम करता है और है भी हमारे पास। अगला सवाल देखते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेगी? स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगी एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, क्योंकि लिकर जो है एक स्टेट का लिस्ट है, स्टेट का लिस्ट का पार्ट है। तो एक्साइज ड्यूटी उस पर जो लेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेगा, उस पर लेगा स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट लेवीज एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर एंड नारकोटिक्स पे भी यही टैक्स लेती है, एज एल्कोहल डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट लेगा। जीएसटी एक देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बट ठीक है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, होता तो है स्टेट्स में होता है।
आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वाज सम कर दिया था, मिला दिया गया था सेंट्रल जीएसटी में। रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सीजीएसटी गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला सवाल देखते हैं। टैक्स ऑन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड व्हाट? इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब कि कोई चीज़, कोई प्रॉपर्टी आपके अधीन हो। टैक्स ऑन इनहेरिटेंस जो होता है वो उसे कहते हैं स्टेट ड्यूटी। सो स्टेट ड्यूटी जो होती है, इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1953, सन 1953 में इंट्रोड्यूस किया गया था, बट इसे एबोलिश कर दिया गया था राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। 1985 में एबोलिश कर दिया गया। स्टेट ड्यूटी इज टैक्स लेविड ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी हेल्ड बाई एन इंडिविजुअल कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ हिज और हर डिमाइस, वो मर जाता है तब। इट वॉज पेएबल ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी इज पास्ड ऑन टू द सक्सेसर। अगला सवाल देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली? स्टेट गवर्नमेंट ही लेती है, इनकम टैक्स तो होगा नहीं क्योंकि दोनों लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी हैं। तो ओनली जो कोई टैक्स लेता है वो है दोस्तों इंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ही इंटरटेनमेंट टैक्स लेता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही ऑथराइज है। सो लिस्ट ऑफ टैक्सेस लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट ओनली, दे आर इंटरटेनमेंट टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, रोड टैक्स है, क्योंकि रोड जो है मैटर किसका है, रोड स्टेट गवर्नमेंट में आता है, इसका टैक्सेशन का। स्टाम्प ड्यूटी भी सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेती है। वैट, स्टैंडर्ड रेट ऑफ वैट जो है वो 12.5% है, विथ एक्सेप्शन ऑफ 5 स्टेट्स। सेंट्रल वैट जो है, सेन वैट जिसे कहते हैं, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इट इज रिलेटेड टू एक्साइज ड्यूटी। सेन वैट जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, इम्प्लीमेंटेड बाई सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है। द पर्पस इज टू प्रिवेंट कैस्केडिंग टैक्सिंग इफेक्ट। इट इज अप्लीकेबल ऑन द रॉ मटेरियल यूज्ड टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट। इट कम अंडर into force in 1986 in the form of model VAT, modified value added taxes बोलते हैं। mod VAT was converted into sen VAT in the year 2000s, early 2000s में किया गया था, with no major changes। अगला सवाल देखते हैं। which of the following sets of taxes belongs to the central government? सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करता है, इसमें एक्साइज ड्यूटी तो करता ही है, कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। मतलब इसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, स्टेट के पास नहीं जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस कौन कौन से हैं? इनकम टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, टोबैको वगैरह पे, कॉर्पोरेशन टैक्स जो कि मतलब कॉर्पोरेट जो काम कर रही हैं उनसे पैसा लिया जाता है, उनकी इनकम को देखते हुए। स्टेट ड्यूटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मिलता है, वेल्थ टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, कैपिटल गेन टैक्स भी। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है भैया? अगर आपने होल्ड किया इक्विटी में या फिर किसी कैपिटल मार्केट में और 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट हो गई आपकी 1 साल में, तो आपको उसके ऊपर भी, प्रॉफिट के ऊपर भी कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा गिफ्ट टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। अगला सवाल देखते हैं। द मेन इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज ऑन, किसके ऊपर होता है? इनकम के ऊपर। भैया अब देखो, डायरेक्ट टैक्स लिया जाएगा तो आपके इनकम के ऊपर ही तो लिया जाता है। ज़्यादा कमा लिए हो, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 महीना आपको मिल रहा है, तो आपके ऊपर टैक्स भी ज़्यादा लगेगा। तो आपके इनकम के ऊपर है ये। मेन इफेक्ट किसके ऊपर होता है? इनकम के ऊपर। सो डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज़ पेड बाई पर्सन ऑन हुम इट इज़ लीगली इम्पोज्ड, लीगली इम्पोज किया गया जिस पे, उसी से लिया जाएगा। टैक्स पेयर इज द टैक्स बियरर, ठीक है। एंड डायरेक्टली इट्स इफेक्ट इज ऑन इनकम, किसके ऊपर है? इनकम के ऊपर। द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स है। अगला सवाल देखते हैं। दिस टैक्स इज एंटायरली बोर्न बाय द एंटिटी, इट इज लेविड अपॉन एंड कैन नॉट बी पास्ड। तो ये है भैया इनडायरेक्ट टैक्स, ये एंटिटी को ही बियर करना पड़ता है, किसी पे पास ऑन नहीं होता है ये। मान लो आपसे लिया जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी डायरेक्ट टैक्स होगा, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट टैक्स होगा, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, तो आप ही को बियर करना होगा, आप ही को दर्द होगा और किसी को नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा इसका भैया? कहाँ चला गया? कौन सा सवाल था? ए इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं।
तो दोस्तों अगला सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट विद द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है बट स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देती है, अपने पास ही रखती है। ये है भैया, ये है कॉरपोरेशन टैक्स। जैसे ये एक डायरेक्ट टैक्स है, जैसे आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है इंडिविजुअल को, वैसे ही कॉरपोरेट जो होते हैं उनको कॉरपोरेट टैक्स भरना पड़ता है, उनके जितना भी कमाई हुआ उसको देखते हुए। सो कॉरपोरेशन टैक्स इज अ टैक्स विच इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इज नॉट डिवाइडेड और शेयर्ड बाय द गवर्नमेंट बिटवीन स्टेट्स। नहीं दिया जाता है। 7th शेड्यूल जो है संविधान का, वो लिस्ट के बारे में बताता है, जिसमें बोला गया है कि फाइनेंशियल सोर्सेज हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। उसमें बताया गया है कि कौन सा जो है टैक्स सेंटर को जाएगा, कौन सा स्टेट को। द टैक्सेज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। In first part, there are taxes which are levied by central government and the income from which is entirely taken by the central government, और उसी में आता है कॉर्पोरेशन टैक्स। अगला सवाल देखते हैं। कस्टम्स ड्यूटी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट पॉलिसी। कस्टम ड्यूटी जो है इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। आंसर होगा ये फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है। सो द फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड्स पॉलिसीज रिलेटेड टू इनकम टैक्स, जैसे होता है पब्लिक इनकम, जैसे होता है, ठीक है, कि भाई कितना टैक्स करना है, एक्सपेंडिचर कितना करना है, डेप्ट कहाँ से लेना है, कैसे मैनेज करना है, बजट में कितना पैसा जाएगा, ये सब जो है फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है। एक होता है मॉनिटरी पॉलिसी, जो कि आरबीआई देखती है कि भाई इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, ताकि मतलब मार्केट में सर्कुलेशन ऑफ मनी कितना होगा, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स। भैया डायरेक्ट टैक्स क्या है? वेल्थ टैक्स। वेल्थ, आपके पास से पैसा है, टैक्स दे रहे हो, डायरेक्टली आपसे लिया जा रहा है, किसी पे पास ऑन नहीं होगा। सो डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज पेड बाय पर्सन ऑन हुम इट इज लीगली इम्पोज्ड हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। ऐसा नहीं मेरे से मांगा गया तो मैं बोल दूंगा भाई मेरे भाई से ले लो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अगला सवाल। इन इंडिया ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सेप्ट। गवर्नमेंट रेवेन्यू के सारे सोर्स हैं बट एक्सेप्ट जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो गवर्नमेंट का सोर्स नहीं है, बाकी सब है। जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स दिया जाता है सरकार के द्वारा, वो गवर्नमेंट का ही सोर्स है। इसके अलावा एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं है। परक्विजिट जो टैक्स है वो भी सरकार को ही जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता है। टोल टैक्स भी जाता है। सो देर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है, टोल टैक्स है, परक्विजिट टैक्स है, ये सब सरकार का है। बट एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है ये एक टैरिफ है दैट गवर्नमेंट इम्पोजेज ऑन फॉरेन इम्पोर्ट्स व्हेन इट इज़ बिलीव्ड दैट द गुड्स आर बीइंग डम्प्ड, मतलब ज़बरदस्ती डाल दिया, सस्ते भाव पे डाल दिया। जैसे कई बार चाइना जो है अपने सोलर नोडल भारत में डंप कर देता है, स्टील डंप कर देता है, तो उन पर लगाया जाता है लो प्राइस पे जब वो डंप करते हैं, तो ताकि डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उस वही चीज़ स्टील भारत का, उसके चक्कर में ऐसा ना हो वो बिके ना। इट इज़ इम्पोज टू प्रोटेक्ट द लोकल बिजनेसेस एंड मार्केट फ्रॉम द अनफेयर कंपटीशन बाय फॉरेन इम्पोर्ट्स, खासकर चाइना। एड वैलोरम टैक्स। एड वैलोरम टैक्स इज लेविड ऑन, ये लेवी किया जाता है वैल्यू पे। तो एड वैलोरम टैक्स जो है दीज आर लेविड इंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ द मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि सेल्स टैक्स पे लगाया जाता है, कई बार सेल्स टैक्स पे ऑन इट्स सेलिंग। दीज आर मोर इक्विटेबल इन इंसिडेंस एज इट इज़ बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स। दिस टैक्सेज आर प्रोपोर्शनल टू प्राइस दस फॉल मोर हेविली ऑन द रिचर कस्टमर। अगला सवाल देखेंगे। कितने सवाल है भैया इसमें? ओके ठीक है, 223 ही सवाल है, ज़्यादा नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। ये हो गया था। हाँ, अगला सवाल 209 नंबर। ये एक मैथमेटिकल टाइप का सवाल है, देख लेते हैं, कैलकुलेशन वाला। इफ़ ए पर्सनस इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम 20 लाख पर ईयर टू 24 लाख हो गया। ठीक बात है, अच्छी बात है कि 20 लाख था और 24 लाख हो गया, मज़े करो भैया, और क्या चाहिए। एंड टैक्स इंक्रीजेज फ्रॉम 3,50,000 टू 4 लाख, तो मार्जिनल टैक्स रेट क्या होगा? तो कुछ नहीं है भैया, इंक्रीज इनकम में निकाल लो 4 लाख का हुआ, इंक्रीज टैक्स में निकाल लो 50,000 हुआ, अब मार्जिनल टैक्स निकालोगे
तो इंक्रीज इन टैक्स 50,000 बाई 4 लाख इंटू 100 कर दो, 12.5% आ जाएगा। सिंपल है, फॉर्मूला पे बिठाना है। विच अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग जीएसटी इज करेक्ट। जीएसटी से रिलेटेड करेक्ट क्या है भैया? पहली बात तो ये कि ये 100 अमेंडमेंट नहीं था, 101 था, तो ये गलत हो गया। दूसरी बात कि सेंट्रल होल्ड्स 100% स्टेक इन जीएसटी नेटवर्क, ये भी गलत है, क्योंकि भैया कुछ पैसा जो है, बहुत पैसा जो है सरकार को राज्यों में भी बांटना होता है। जीएसटी नेटवर्क वाज फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, गलत, ये गलत हो गया। सॉरी, ये सही हो गया, बाकी सब गलत है, ये सही है। जीएसटी काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी सही है कि एक्ट बना के लाया गया था, सही है। सो इन इंडिया जीएसटी बिल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2014 एज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो था वो 122वां था, अमेंडमेंट एक्ट जो बना वो 101वां था, 2016 में पास हो गया था। 1 जुलाई 2017 से इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया, देश में लागू हो गया। इनिशियली जीएसटी वाज लेविड एट 4 रेट्स, स्लैब्स जिसे बोलते हैं, 4 स्लैब में बोला गया कि 5% वैसी चीज़ों पे रखो जो कि रेगुलर यूज की चीज़ें, इसेंशियल टाइप की चीज़ें हैं, 12% उस पर रखो जो कि थोड़ा सा लग्जीरियस है, मतलब आदमी कंफर्ट के लिए यूज़ करता है। फिर बोला 18% ऐसे लोग चीज़ों पे रखो जैसे कि जो कि मतलब जैसे मशीन हो गई, ऐसी चीज़ें हो गई, वॉशिंग मशीन कोई खरीद रहा है, कुछ खरीद रहा है। 28% रखो बिल्कुल सर्विस टैक्स वगैरह टाइप इस तरीके का, कोई कार खरीदा, कुछ इस तरीके का। सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क जो है इज अ सेक्शन 8 अंडर द कंपनी एक्ट, आर नॉट फॉर द प्रॉफिट कंपनी। अगला सवाल देखते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विच हैज़ रिप्लेस्ड वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब कुछ सब सम किया था इसने, एज वैल्यू एडेड टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स लेविड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर? तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया था, वही पूछ रहा है, तो ये आंसर कभी नहीं बदलने वाला है। 1 जुलाई 2017, आज भी ये सवाल पूछ लिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी क्लासिफाइड एज द पिगोवियन टैक्स? पिगोवियन टैक्स जो है कार्बन टैक्स को बोलते हैं। पिगोवियन टैक्स जो है इट इज इम्पोज्ड इन ऑर्डर टू डिमिनिश द नेगेटिव फॉल आउट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, मतलब कि भैया बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट लाओगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, तो भाई कुछ तो पैसा दो। इट इज़ जनरली इम्पोज्ड ऑन द हाई पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, किस पे लगाया जाता है? जो पॉल्यूशन ज़्यादा पैदा कर रही हैं, ठीक है, which not only causes harm to environment but poses health risk to the people living nearby. It is named after the economist Arthur C. Pigou, उन्हीं के नाम पे रखा गया, who developed the idea in his book. इनके बुक का नाम था द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, 1920 में लिखी थी इन्होंने किताब। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है भैया? अगला सवाल कहता है कि इंडिया हैज़ बिकम डैश ऑन द इम्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंडिया हैज़ बिकम ए जनरल मार्केट्स ऑन द इम्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कैसे? बिकॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हैज़ मर्ज द लार्जली इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि बहुत सारे होते, कस्टम ड्यूटी, ये ड्यूटी वो ड्यूटी, सबको ऐड कर दिया, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सारे टैक्सेस को ऐड करके। इट रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, ठीक है, मेड इंडिया यूनिफाइड जनरल मार्केट। Tax reform is related to reform in the government taxation and public expenditure policies which are honorably known as, इसको बोलते हैं fiscal policy. Tax reform is related to reform in the government taxation and public expenditure policies, इसको क्या बोलते हैं? इसको फिस्कल पॉलिसी के अधीन किया जाता है। सो फिस्कल पॉलिसी कुछ नहीं है, सरकार के नियम है, कितना पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ खर्च होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहाँ होगी, इनकम कहाँ से आएगा, ये सब उसमें रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसमें टोटल मेंबर की संख्या होती है 33। जीएसटी काउंसिल जो है गवर्निंग बॉडी है, जीएसटी को गवर्न करती है। 33 मेंबर होते हैं, मोस्टली इसमें स्टेट के सीएम होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है, आउट ऑफ विच 2 मेंबर्स आर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। 31 जो होते हैं वो 28 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इसकी चेयरपर्सन है अभी, क्योंकि वही फाइनेंस मिनिस्टर है, चेंज हो जाएंगी तो दूसरा बनेगा। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज यूनिफॉर्म जीएसटी रेट दैट हैज़ बीन फिक्स्ड अप फॉर लॉटरी प्राइजेस फॉर बाई जीएसटी काउंसिल? सही आंसर है 28%। लॉटरी में पैसा मान लो 1 करोड़ जीत लोगे तो 1 करोड़ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा मात्र 78 लाख, नहीं 72 लाख। ठीक है, क्योंकि उस पर 28% जो है टैक्स लग जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर स्टेट टैक्स ऑफ इंडिया? स्टेट टैक्स पूछा है, आंसर होगा स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन। स्टाम्प ड्यूटी, जैसे मान लो कि लैंड आप खरीद बेच रहे हो तो वो पैसा किसको जाता है? वो पैसा जाता है स्टेट को। सो स्टाम्प ड्यूटी हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, ये सब स्टेट गवर्नमेंट लेती है, अपने पास रख लेती है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था। मैक्सिमम टैक्सेस आर इनबिल्ट अंडर जीएसटी। अगला सवाल देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंट्रोड्यूस ए न्यू फॉर्म कॉल्ड फॉर्म 26A फॉर व्हाट? इसमें कुछ नहीं है, ये टैक्स पेयर्स का जो है पूरा एनुअल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होता है कि कितना पैसा कमाए हो। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड टैक्स पेयर। तो कई बार आप इनकम टैक्स भरते हैं ना, तो ये फॉर्म आपको निकालना पड़ता है, इसी में सारा डिटेल रहता है, इसी से भरते हो आप। दिस फॉर्म इज ए गवर्नमेंट रिकॉर्ड ऑफ द टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम द इंडिविजुअल और कंपनी एंड डिपोजिटेड विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन विच एक्साइज ड्यूटी कैन बी लेविड? एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट पे। एक्साइज ड्यूटी जो है रेफर टू द टैक्स लेविड ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री एज अपोज टू द कस्टम ड्यूटी पे क्या होता है कि जो बाहर से आता है, इम्पोर्ट पे आता है, कुछ एक्सपोर्ट पे जाता है, उस पर जो ड्यूटी लगाई जाती है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं, बाहरी सामान पे। हमारे देश में जो लगता है वो लगता है एक्साइज ड्यूटी हमारे प्रोडक्ट पे। अगला सवाल देखते हैं। एट सेम मनी सप्लाई इफ द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द टैक्स रेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अगर मान लीजिए कि पैसा उतना ही सप्लाई किया जा रहा है बट टैक्स जो है कम कर दिया गया, तो गवर्नमेंट का जो, या फिर कह सकते हैं डिस्पोजेबल इनकम विल श्योरली इंक्रीज। ठीक है, मान लो कि मनी सप्लाई सेम था, पहले एक बंदे को एक साल में 5 लाख रुपए मिलते थे, अभी भी 5 लाख ही मिल रहे हैं, बट पहले वो 15% टैक्स देता था, तो क्या कितना देता था? 75,000 टैक्स देता था। ठीक है, 5 लाख का 15% 75,000 देता था। अब क्या है कि पैसा उसको सेम ही मिल रहा है, बट अब उसको 10% ही टैक्स देना पड़ रहा है, तो अब वो कितना दे रहा है? 50,000, यानी कि उसके पास अब बच गया कितना? 7.5 लाख। तो उसके पास ज़्यादा पैसा बच रहा है ना, इसका मतलब उसका डिस्पोजेबल इनकम जो है इंक्रीज हो गया है। व्हाट इज एन ऑक्ट्राय? ऑक्ट्राय एक टैक्स होता है, ठीक है, ऑक्ट्राय जो होता है एक टैक्स होता है। इट इज़ लेविड बाय द लोकल पॉलिटिकल यूनिट और म्यूनिसिपल अथॉरिटी ऑन सर्टेन कैटेगरी ऑफ गुड्स एज दे इंटर द एरिया। इसको ऑक्ट्राय ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है, द टैक्स वॉज फर्स्ट इंस्टीट्यूटेड इन इटली इन रोमन टाइम्स व्हेन इट इज बोर दैट द टाइटल ऑफ वेक्टिकल और पोर्ट्रियम। इंडिया स्टेट्स abolished octroi in 2013 and replaced it with the local body tax. Octroi was re-established in 2014 due to decreased revenue from the local body taxes. As of 1 जुलाई 2027 के हिसाब से with the introduction of GST, octroi has been abolished, खत्म कर दिया गया है इसे octroi को। अगला सवाल देखते हैं 222वां। डैश इज a tax system that collects greater share of income from those with high income than from those with the lower income। सवाल कहता है कि डैश इज a tax system that collects a greater share of income from those with higher income than from those with lower income। जिसको मैंने बताया था ना कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं कि भाई जो ज़्यादा कमा रहे हो उससे ज़्यादा पैसा लो ताकि इनकम को रिडिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को सम करके बनाया गया था। डायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जो कि जिससे लिया जाता है उसी के ऊपर जिम्मेदारी है, वो किसी को पास ऑन नहीं कर सकता है, उसी को दर्द भी होता है, जैसे कि इनकम टैक्स, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दे आप रहे हो बट वो जा किसी और को रहा है, जैसे कि एक्साइज टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया। सो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपने ये वीडियो को एंजॉय किया तो मार दो यार लाइक, शेयर कर दो दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।